चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा मार्ग पर स्थित है केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय और इसी कार्यालय में गत 10 फरवरी से बिजोलिया थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में यानी कि पीसी रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ की जा रही थी और इसी व्यक्ति ने शुक्रवार को यहाँ पर जो हवालात बनी हुई है और उस हवालात में ही एक शौचालय भी बना हुआ, जैसा कि नारकोटिक्स ब्यूरो का दावा है, वहां पर उसने आत्महत्या कर ली। नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से यह जानकारी दी गई कि इस व्यक्ति ने अपने बूट की लेस से अपनी जान दे दी, जबकि इस पूरे मामले में कई तरह के नए मोड़ शनिवार को दिन भर आते रहे और जिस व्यक्ति को नारकोटिक्स विभाग की टीम तस्कर बता रही है, उसके बारे में धाकड़ समाज के साथ ही मृतक के परिजनों का कहना है कि उसे नारकोटिक्स विभाग की टीम उसके घर से लेकर आई। जब वह दुकान पर बैठा हुआ था, किराना की दुकान पर, तब उसे उठाकर लेकर आ गई। उसके साथ एक अन्य अभियुक्त भी था और उसे बचाने के लिए उसे छोड़ दिया गया और इससे जो कि धाकड़ समाज का है उसे पकड़कर चित्तौड़गढ़ लाया गया। पुलिस रिमांड पर 15 फरवरी तक उसे लिया गया, पूछताछ की जा रही थी, टॉर्चर किया जा रहा था और 15 फरवरी को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उसे पुनः न्यायालय में पेश किया जाना था। लेकिन 14 फरवरी शुक्रवार को उसके द्वारा जो वहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का जो कार्यालय परिसर है, जहां हवालात बनी हुई है और वहीं पे शौचालय है, वहां उसने आत्महत्या कर ली। महत्वपूर्ण बात यह कि आत्महत्या करने की जानकारी जो कि ब्यूरो कार्यालय की ओर से दी जा रही है, उसके बावजूद न तो नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय की ओर से और न ही कोतवाली पुलिस की ओर से इसकी जानकारी मृतक के परिजनों को शुक्रवार रात भर भी दी गई और न ही शनिवार सवेरे भी दी गई। सोशल मीडिया पर जब यह जानकारी वायरल हुई तो मृतक के परिजनों एवं धाकड़ समाज के लोगों द्वारा शनिवार को जब बिजोलिया थाना संपर्क किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद धाकड़ समाज के कई लोग चित्तौड़गढ़ पहुंचे। कई घंटों तक गतिरोध चलता रहा, प्रदर्शन भी हुआ, ज्ञापन भी दिया और शनिवार रात्रि 10 बजे तक भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। श्री सावलिया चिकित्सालय में कई लोग मौजूद हैं। बताते आखिरकार पूरा क्या है घटनाक्रम। नारकोटिक्स विभाग की टीम जिसे बता रही है आत्महत्या, उसको लेकर मृतक के परिजन एवं धाकड़ समाज के लोगों का कहना है यह आत्महत्या नहीं बल्कि टॉर्चर करके उसकी हत्या की गई है और इस मामले को अब नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी दबाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। यह है कैलाश धाकड़, जो कि बिजोलिया थाना अंतर्गत माझी साहब का खेड़ा निवासी है, जो कि खेती करता है और किराना की भी दुकान है। कैलाश के परिजनों एवं गांव वालों का आरोप है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ की टीम गत 10 फरवरी को उसे उसकी दुकान से यह कहकर उठाकर ले गई कि यह तस्करी में लिप्त है। और यह है कैलाश धाकड़ की पुत्रियां, जिनके सिर से अब उनके पिता का साया उठ चुका है, क्योंकि कैलाश धाकड़ अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद अब इन पुत्रियों को इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि आखिरकार कैलाश धाकड़ कहाँ चला गया और कहाँ वह गुमनाम हो गया। इसी कैलाश धाकड़ को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ इकाई 10 फरवरी को गिरफ्तार करने के बाद भीलवाड़ा मार्ग पर स्थित इस कार्यालय में लाई थी और उसे 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिए जाने के दौरान पूछताछ की जा रही थी। और इसी रिमांड की अवधि के दौरान शुक्रवार को उसने इसी स्थान पर जो एक हवालात इस कार्यालय परिसर में बनी हुई है और इसी हवालात में एक शौचालय भी है। नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों का दावा है कि उसने यानी कि कैलाश धाकड़ ने अपने बूट की लेस से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन इस घटना की जानकारी
शुक्रवार रात्रि एवं शनिवार को भी नारकोटिक्स विभाग एवं पुलिस की ओर से मृतक के परिजनों को नहीं दी गई। सोशल मीडिया पर शुक्रवार रात्रि को जब यह जानकारी वायरल हुई और मृतक के परिजनों के साथ ही धाकड़ समाज के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने शनिवार सवेरे बिजोलिया थाना पहुंचकर जब यह जानकारी चाही तो बिजोलिया थाना ने चित्तौड़गढ़ पुलिस कोतवाली से संपर्क किया और इस बात की जानकारी मिली कि कैलाश धाकड़ की चित्तौड़गढ़ में मौत हो चुकी है और आत्महत्या करना बताया जा रहा है। जिसके बाद बिजोलिया थाना क्षेत्र के माजी साहब का खेड़ा से बड़ी संख्या में ग्रामीण जिसमें धाकड़ समाज के कई लोग थे मृतक के परिजन चित्तौड़गढ़ पहुंचते। घटना की जानकारी मिलने पर चित्तौड़गढ़ से भी धाकड़ समाज के कई लोग श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचने लगे और इस घटना को लेकर धाकड़ समाज काफ़ी अधिक आक्रोशित दिखाई दिया, जिन्होंने नारकोटिक्स विभाग पर कई तरह के सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि कैलाश धाकड़ को आत्महत्या करना बताया जा रहा है। और बाद में जब मृतक के परिजनों एवं धाकड़ समाज के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा शव को देखा गया तो उसके शरीर पर चोट के कई निशान देखने को मिले। मृतक के परिजनों एवं धाकड़ समाज के कई लोगों ने आरोप लगाया कि इसी नारकोटिक्स विभाग परिसर में जहां की नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी शौचालय में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं, जानकारी दे रहे, वह किसी के गले नहीं उतर रही है क्योंकि कैलाश धाकड़ कभी भी बूट नहीं पहना करता था। और सबसे बड़ा सवाल कि यदि वह शौच के लिए गया तो बाहर कोई न कोई कर्मचारी अवश्य मौजूद रहता है, चाहे नारकोटिक्स विभाग की हवालत हो या चाहे पुलिस थाना की कोई भी हवालत हो या शौच हो, वहाँ कोई भी अभियुक्त यदि अंदर जाता है तो बाहर कोई न कोई कर्मचारी मौजूद रहता है ताकि अंदर किसी तरह की कोई घटना नहीं हो सके। और यदि उसने आत्महत्या की तो आखिरकार नारकोटिक्स विभाग द्वारा इसकी जानकारी क्यों छुपाए रखी। शुक्रवार रात्रि को और शनिवार को भी मृतक के परिजनों को इस घटना की जानकारी क्यों नहीं दी गई। और बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा, मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया तो एक प्रतिनिधि मंडल को 37 पुलिस चौकी बातचीत के लिए बुलाया गया और 20 लाख रुपए मुआवजा देने की पेशकश की गई। आखिरकार यह पेशकश क्यों? क्या नारकोटिक्स विभाग इस लाखों रुपए की राशि देकर इस मामले से अपना पल्ला झाड़ना चाहता है या यह प्रयास में लगा हुआ है कि इस राशि से जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसे वह पूरी तरह से बेदाग साबित हो जाए। इस मामले में एक नहीं बल्कि कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिससे ये बात गले नहीं उतर रही है कि कैलाश धाकड़ ने शौचालय में जाकर बूट के लेस से फांसी का फंदा लगा लिया हो। जब चित्तौड़ दर्शन की टीम नारकोटिक्स कार्यालय पहुंची और उस शौचालय को देखने की मांग की तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने इनकार कर दिया। सुनते हैं मृतक के भाई का क्या कहना है। उनसे आपका संबंध भाई क्या है, पूरा मामला क्या है, कब आपको इसकी जानकारी मिली कि ये घटना हो गई और इसको जो गिरफ्तार किया उसकी जानकारी आपको नारकोटिक्स विभाग ने दी या नहीं दी, पूरा क्या मामला है? नारकोटिक्स विभाग से नहीं दी है जानकारी। हमने कॉल करके पूछा था, बताया था, उठा लाए वहाँ से। कहाँ से? घर से उठा लाए। कहाँ, घर कहाँ है? हाँ, घर माजी साहब का खेड़ा बिजोलिया। वहाँ से कब उठा लाया था इसको? 10 तारीख को। 10 फरवरी, ठीक है। और रिमांड पे रख रखा था और कल 4:30 बजे डेथ होगी बता रहे हैं और आज सुबह 8 बजे बाद में हमारे को कॉल आया। नारकोटिक्स विभाग ने कॉल किया? नहीं, उन्होंने नहीं किया, यहाँ से शायद कोतवाली थाना से किया। अच्छा, तो जब ये लोग वहाँ आए थे तो क्या जान गए? कुछ तो जानकारी आपको दी होगी, जिसको हम ले जा रहे हैं, कुछ बताया होगा? नहीं, ऐसे ही डरा धमका के लिए आए हो तो। अच्छा, हाँ, और उसके पास कुछ भी नहीं था? कुछ नहीं था उस टाइम। तो अब ये इनका नारकोटिक्स विभाग का ये कहना है कि इसके कब्जे से अफीम बरामद की, ये मोटरसाइकिल पे था, और तो ये जो सारा मामला क्या आपको लगता है कि इसको? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये दर्शाया जा रहा है। तो इसके फंसाने के पीछे और कोई लोग हैं या? ये हमारे को पता नहीं। अच्छा, तो अब आप जो बता रहे हैं कि इसको जो है फांसी खाई है, सुसाइड की है, तो क्या आपको लगता है इसको टॉर्चर किया गया?
फांसी खाई ये विभाग बता रहा है। हाँ, वही हम कह- नहीं मान रहे फांसी खाई। आपको क्या लग रहा है, वही पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? हमारे को तो मर्डर लग रहा है। मर्डर लग रहा है, हाँ, मतलब टॉर्चर किया नारकोटिक्स विभाग ने? नार्को टॉर्चर किया है। टॉर्चर करने की वजह से ये मारपीट की वजह से चले गए। मतलब तो अब आप लोगों की क्या मांगे? मांग है उच्च स्तर पर निष्पक्ष जांच होगी। मेडिकल बोर्ड से मेडिकल होगा, मजिस्ट्रेट के सामने होगा। तो इसके लिए क्या तैयार हो गया प्रशासन? आपने हाँ, प्रशासन प्रशासन तैयार आ रहे हैं। प्रशासन ज्ञापन दे दिया आपको सबसे? लेकिन ये तय है कि आप मान रहे हैं कि इसने फांसी नहीं खाई है, आत्महत्या का मामला नहीं है, और ये जो इसको टॉर्चर करके मारा है, टॉर्चर करके मारा है। तो ये सभी जो आप गांव वाले वहीं से आए हैं, तो आपको क्या लगता है इसके जिसके पकड़ के लाए उसके व्यक्तित्व के बारे में? आप यहाँ के गांव वाले जानते हो? सिंपल आदमी है वो, बिल्कुल भोला डाला आदमी है। किराने की दुकान चला के तो घर रोज गुजारा कर रहा है वो। जिंदगी में कभी एक अकाउंट का केस नहीं है। और दिन में कपड़ाने पे काम करता है और बिल्कुल भोला डाला आदमी है वो। अमल का अभी नहीं जानता होगा वो तो, ना तो पढ़ा लिखा है वो। मजदूरी करवा जाओ खंडाना। तो आखिरकार कौन का कोई रंजिश, पुरानी रंजिश किसी से हो या ऐसा कुछ? हो सकता है कहीं भी किसी भी इनको भोला डाला कुछ कहीं पे भी इनके संपर्क में आया और भी इनको फंसा दे, दूसरे को बचाने के चक्कर में हो सकता है इनको उसको निकाल दिया और इनको अंदर कर दिया। तो 10 तारीख को जैसे बता रहे हैं इनके भाई की, 10 तारीख को उसको वहाँ से लेकर आए, तो आखिरकार 14 तारीख को ये घटना हुई है, तो क्या वहाँ से आप लोग आए नहीं कि साहब इसको गलत तरीके से फंसाया गया इसको? माने नहीं ना। अच्छा, आप लोग आए थे पहले और अधिकारी से मुलाकात की? तब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या तब बताया उसका? आपको जवाब तो जाओ भाई कि किस आरोप में हम लेके आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई इनके पास में अमल बरामद हुई। अच्छा, क्यों करियो बरामद की बस्सी बीच? हाँ, वो बस्सी पास में बताया। उठा के लाए हैं ना, न्यूज में बस्सी का बता रहे हैं। ऐसा अपने पास कोई सबूत वहाँ का जैसे वहाँ से उसको उठा के लाए हो, किसी ने कोई मोबाइल पे? ऐसा कुछ भी टेप रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा अपने आप कुछ है? ऐसा कोई टेप रिकॉर्ड नहीं है। इतने समझदार होते हैं, इनके कार्ड होते हैं ना, तो टोल पे इनके टोल लगता है तो साइड से निकल जाते हैं, तो उनकी फोटोज भी नहीं तो सर इनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कीजिए, जिन्होंने उनको वहाँ से बरामद किया वो माई साहब के अड्डा तक आए या वहाँ से उठाया, उनके सब शामिल होंगे, वहाँ लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, पता लग जाएगा कौन कितने जने कहाँ से उठाया था। लोकेशन हो सकता है, हाँ, मोबाइल साथ बिल्कुल में नहीं लाए हो। मोबाइल साथ मोबाइल में साथ तो में नहीं लाए हो। पार्टी का तो किसी को सारा उठाना होता है तो मोबाइल साथ में थोड़ी लाता है। आप सब सोचे समझे प्लानिंग के थ्रू काम होता है वो। नहीं, जिसको उठाया उसका तो उस टाइम वहाँ था मोबाइल ना, उसका तो पता लगेगा। कैलाश जो बिल्कुल गरीब आदमी है, घर पे मजदूरी करता है, इसके बाद न तो कुछ है न कुछ है नहीं, बिल्कुल घर पे गांव में छोटी सी दुकान अंदर घर में लगा रखी है, छोटी मोटी ओलियाँ पेपरमेंट है, ये बेचता है और घर पे मजदूरी करता है कुछ नहीं इसके बाद। जबकि इसको मोटरसाइकिल पड़ी थी MP, इसके साथ 2 आदमी को, इसके साथ 1 आदमी को और को उठाया और उस आदमी को छोड़ दिया इन्होंने। और बाकी न तो ये अफीम में समझता है न कुछ है, नहीं कोई जानता ही नहीं, उस एरिया में अफीम होती भी नहीं है। और फिर आदमी है, आदमी से कहा 80 लाख दो तो छोड़ देंगे इसको। 80 लाख इसके पास जमीन बेचे तो 80 लाख नहीं, जमीन तो 1.5 बीघा इसके पास। 1.5 बीघे कहाँ है? एक बीघा। 1 बीघा लगभग जमीन है, 80 लाख कहाँ से लाके देगा आदमी? 3 नाबालिग बच्चियां हैं इसके 3 नाबालिग बच्चे हैं, एक 12वीं क्लास में पढ़ती है, एक छोटी बिल्कुल बच्ची है। कौन परवरिश करेगा उस बच्चे? किसने 80 लाख मांगे? डिपार्टमेंट वाले ना कि छोड़ने के लिए 80 लाख मांगे। वो घर पे आए थे? नहीं, यहाँ बुला के यहाँ विभाग में बुला हाँ, के? विभाग में बुलाया था। उसको शक्ल से आप जानते हैं? कोई किसको बुलाया? भाई जिससे मांगे तो उसको शक्ल आप बता सकते हो उसकी? आप जानते हो? हैं? अंदर चले गए। अंदर चले गए, वो जानते हैं। वो जानते हैं? आप मृतक के भाई हैं, तो जो पैसों की जो मांग हो रही, तो क्या आप उस अधिकारी या कर्मचारी को पहचान सकते हैं यदि आज आपके सामने आ जाए तो? हाँ, पहचान जाएंगे आप साहब से? और वो जो आप कह रहे हो कि एक आदमी को साथ में लेकर आए थे, वो भी आपके गांव का ही था या दूसरा था कोई? दूसरा था, उसको छोड़ दिया इन्होंने। हमारे को अच्छा, पता वो पता नहीं आपको? आदमी था कोई जो पता नहीं कहाँ से लाया, क्या पता नहीं। उसको गांव में लेके आए थे? हाँ, हाँ। और उसको उठाया वहाँ से, गांव से उठाया, जो कि बता रहे हैं टोल से उठाया हमने, बस्सी टोल से। और बस्सी का बता रहे सर, घर से उठा के लाया बस्सी और का घर से उठा के लाया और बस्सी बता रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किए जाने एवं इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाने के बाद इस पर भी सहमति बन गई और अतिरिक्त सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट चिकित्सालय भी पहुंचे, जहां मृतक के परिजनों को शव दिखाया गया, तो चोटों पर लगे निशान के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और शनिवार रात्रि 10 बजे तक भी गतिरोध की स्थिति बनी रही। और उसके पीठ पे मारा हुआ, उसको हाथों पे, पैरों पे, पीठ पे, माथे पे, सब पे निशान आ रहे हैं।
सब जगह चोटें आ रही छोटे आ रही है इसके उसको। सारे जगह निशान है, पीछे पीछे 2 गले पे निशान है। अब हमें सबसे पहले इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर चाहिए, जो हमने रिपोर्ट एसपी साहब को दी और ज्ञापन भी हमारे समस्त विभाग को दे चुके हैं। कलेक्टर साहब को दे दिया, एसपी साहब को ज्ञापन भी दे दिया और प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट भी दी जा चुकी है। उस रिपोर्ट पर जल्द से जल्द एफआईआर काट के हमारे हाथ में दी जाए, उसके बाद ही ये होगा उनको सस्पेंड किया जाए सर। और सस्पेंड किया जाए। तो उस एफआईआर में इस एफआईआर में उन अधिकारियों का नाम है? बिल्कुल एफआईआर के अंदर सभी अधिकारियों का नाम है, पूरे नामजद एफआईआर दी है हमने, उसकी रिसीव्ड कॉपी हमने ले रखी है। तो अब आपकी मांग है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसकी सबसे कॉपी पहले आपके पास, एफआईआर दर्ज की जाए, सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाए और वो कॉपी आपके हाथ में पास पाए। उनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए सर। मुआवजा तो लेंगे ना, मुआवजा तो उसके बाद मुकदमा तो दर्ज होने दो। मुआवजा कम से कम 5 करोड़ रुपए का होना चाहिए, कम से कम 5 करोड़ रुपए का तो मुआवजा होना चाहिए और घर से 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी होनी चाहिए और सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ ना क्लियर मैटर है भाई साहब। एक हाँ पधारो। चित्तौड़ दर्शन ने जब नारकोटिक्स विभाग कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया तो वहां मौजूद एक कर्मचारी ने अधिकारी को फोन भी किया, लेकिन अधिकारी की ओर से यह जवाब दिया गया कि मीडिया को यह जानकारी दे दें कि साहब बाहर गए हुए हैं। लेकिन यहाँ यह प्रश्न उठता है कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद साहब बाहर चले जाएं, यह किसी के गले नहीं उतरता है। और अब इस पूरे मामले को लेकर शनिवार रात्रि 10 बजे तक भी वार्ता जारी थी और यदि वार्ता असफल होती है तो धाकड़ समाज ने रविवार को एक बड़ा आंदोलन करने की घोषणा कर रखी है। हालांकि शनिवार देर रात्रि को वार्ता सफल होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि 40-50 लाख रुपए मुआवजा देने पर किसी न किसी तरह से कोई सहमति बन सके। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के वार्ड 22 के लिए संपन्न हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रभुलाल धाकड़ को निर्वाचित घोषित किया गया और अब रविवार को जिला प्रमुख के लिए चुनाव होगा और संभवतः यह चुनाव निर्विरोध भी हो सकता है। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के वार्ड 22 के लिए संपन्न हुए उपचुनाव में भाजपा के प्रभुलाल धाकड़ निर्वाचित घोषित किए गए, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर आतिशबाजी की। अब रविवार को जिला प्रमुख के लिए चुनाव होगा और माना जा रहा है कि कांग्रेस शायद अपना कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेगी और भाजपा का प्रत्याशी ही निर्विरोध जिला प्रमुख के रूप में निर्वाचित हो सकता है। दिलचस्पी केवल इस बात की ओर लगी हुई है कि मौजूदा जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह बरौली को ही पुनः जिला प्रमुख बनाया जाएगा या जो 10 महीने का शेष कार्यकाल बचा है उसके लिए अन्य किसी पर दांव खेला जाएगा। हालांकि इस हार से कांग्रेस पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि पहले भी इस बार में उसकी हार हो चुकी थी। जिला अभिभाषक संस्थान चित्तौड़गढ़ की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार रात्रि को न्यायालय भवन परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीपति फरजंद अली, मनोज गर्ग, मुनीर के साथ ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता आदि मौजूद थे। नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाए जाने के साथ ही इस समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान भी न्यायाधीपतियों द्वारा किया गया। समारोह में न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि जिले की अन्य अभिभाषक संस्थान की कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए न्यायाधीपति फरजंद अली, जो कि मूलतः चित्तौड़गढ़ जिले के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें तारीख में नहीं बल्कि काम करने में विश्वास है और उन्होंने कहा कि वह काम करना चाहते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषक संस्थान की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार रात्रि को निम्बाड़ा मार्ग स्थित न्यायालय
परिसर भवन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति फरजंद अली, मनोज गर्ग के साथ ही मुनीर लक्ष्मण भी मौजूद थे। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाए जाने के साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान भी न्यायाधिपति द्वारा किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एसपी राठौर द्वारा विभिन्न मांगों की और न्यायाधिपति आदि का ध्यान आकर्षित किया गया। इस समारोह में न्यायाधिपति फरजंद अली, जो कि मूलतः चित्तौड़गढ़ के निवासी है, उन्होंने अपने मृदु व्यवहार एवं संबोधन से सभी का दिल जीत लिया। जब उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाने लगे तो उन्होंने कहा कि वह तारीफ में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि काम करना पसंद करते हैं और वह काम करना चाहते हैं। इस समारोह में चित्तौड़गढ़ के साथ ही जिले के अन्य कई अभिभाषक संस्थान की कार्यकारिणी के पदाधिकारी, अध्यक्ष आदि मौजूद थे। इस अवसर पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा भी समारोह को संबोधित किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष एसपी राठौर, उपाध्यक्ष अनुराग दादी, नरेंद्र योगी, हिमांशु कीर, संदीप सेठिया, शुभम सुखवाल को न्यायाधिपति एवं अन्य मंचासीन अतिथियों द्वारा बधाई दी गई। इस अवसर पर अन्य कई वक्ताओं ने भी समारोह को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश महेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि चित्तौड़गढ़ में बार एवं बेंच के बीच हमेशा मधुर संबंध बना रहा है। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि भविष्य में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। सामने कोई टारगेट होता है तो उसको हासिल करने का प्रयास किया जाता है। बिना टारगेट के कभी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो शीघ्र सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए जो टारगेट कैसे किया गया है वो ये बहुत ही अच्छा, और इसमें पूरे इंडिया में बहुत ही अच्छे सार्थक परिणाम आए हैं। समारोह को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति फरजंद अली ने समारोह में मौजूद वरिष्ठ अधिवक्ता दौलत अली के बारे में कहा कि उनकी डांट की वजह से ही वह गंभीर बन सके। उन्होंने कहा कि उनका यह प्रयास रहता है कि हमेशा ऐसे आयोजन में उनका उद्बोधन का विषय अधिवक्ता ही रहे, क्योंकि उनकी सनद अभी तक हमेशा उन्होंने नहीं छोड़ी है। न्यायाधिपति ने अधिवक्ताओं से कहा कि वह अपने केस को लेकर कानून के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करें। शक्ति एवं भक्ति की इस ऐतिहासिक नगरी में पधारने पर माननीय न्यायाधिपति मनोज गर्ग साहब मेरे बड़े भाई एवं माननीय न्यायाधिपति मुन्नूरी लक्ष्मण साहब मेरे भ्राता, उनका हार्दिक स्वागत मैं स्वयं भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस जमीन का बेटा हूं। मुझे गर्व है, मैं गौरव महसूस करता हूं ये कहने में कि मैंने इस धरा पर जन्म लिया, मैंने यहाँ पढ़ाई की, मेरा लालन पालन यहाँ हुआ, मैंने यहाँ वकालत शुरू की और 14 साल तक वकालत की। पहले मैं सभी को अपना नमन प्रस्तुत कर दूं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन सुरेश श्रीमाली साहब, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन रतन सिंह जी राव साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब, चित्तौड़गढ़ न्याय क्षेत्र के न्यायिक अधिकारीगण, आज का जो विशेष अवसर है जिसके लिए इतना शानदार और वैभवशाली, इतना सुंदर ये आयोजन किया गया, जिस शख्स के लिए श्री एसपी सिंह एडवोकेट, जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया, मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब साधुवाद। आपको ईश्वर यूं ही खुश रखे हमेशा और यूं ही निर्विरोध आप आगे बढ़ते रहो। बार एसोसिएशन चित्तौड़गढ़ के निर्वाचित अन्य कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण
सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई, खूब शुभाशीष। बार एसोसिएशन भिलवाड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश शर्मा और एवं उनकी कार्यकारिणी, बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष भरत जी वैष्णव, अन्य पधारे अतिथिगण, सबसे पहले जो मुझे कहना चाहिए था, जो मैं भूल गया, मैं क्षमा चाहता हूं। मेरे पूजनीय पिताजी, मुझे उन्होंने पढ़ाया लिखाया, मेरा पालन पोषण किया, मुझे प्रेरित किया वकालत करने के लिए। शायद वो इतना डांटते फटकारते नहीं या इतना प्रेरित नहीं करते तो शायद मैं वकालत में गंभीर भी नहीं होता। तो चित्तौड़गढ़ में ये बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ कई लोग इस बात को जानते हैं कि मैंने प्रारंभ किया तो आई वॉज समथिंग कैजुअल, नॉट सीरियस। मेरे पिताजी ने, उनके मित्र, परम मित्र लक्ष्मीलाल जी पोखरना साहब, बंशीलाल जी गर्ग साहब, किशन जी अहीर साहब, सत्यनारायण जी ईनानी साहब और कई उस समय जो बंशीलाल जी जैन साहब थे, काफी लोग जिनके साथ, मनोहरलाल जी मालू साहब जिनके संग गोपाल जी मालू यहाँ विराजमान हैं, भंवरलाल जी सिसोदिया साहब, कई ऐसे विभूतियाँ थी, ऐसे महान जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैंने अपनी सनद को 10 साल के लिए सस्पेंड कराया है। सनद खत्म नहीं हुई है, मैं वापस भी ले सकता हूँ 10 साल बाद। तो मेरे अंदर का अधिवक्तृता जीवित रहता है हमेशा। तो मैं जब उद्बोधन देने का अवसर आता है तो मेरे उद्बोधन का केंद्रीय विषय अधिवक्ता ही होते हैं। मैं न्यायिक अधिकारीगण का सम्मान करता हूँ, मैं उनके लिए, वो बहुत अच्छा काम करते होंगे, वो अच्छा करते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा। जब अधिवक्ताओं का कार्यक्रम है तो मैं अधिवक्ताओं से ही बात करना चाहूंगा। मेरे पास कहने के लिए बहुत सी बातें हो सकती है, आप कुछ कहें तो मैं उसके संबंध में भी कुछ कह सकता हूं, लेकिन आज मेरा मन ये है, कुछ भावुक है, कुछ थका हुआ भी है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपसे ये आग्रह करूं, ये अनुरोध करूं, ये विनती करूं, ये गुजारिश करूं कि आप खूब कोशिश करें, खूब तैयारी करें, केस को अच्छे से देखें, खूब कानून को पढ़ें। कम से कम एक वकील से ये अपेक्षा है कि अपनी फाइल के अंदर जो तथ्य है उन पर उसकी इतनी पकड़ हो कि किसी भी वक्त कुछ भी सवाल पूछ लो वो जवाब दे सके। कानून भी बहुत अच्छा करो। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं उम्र के लिहाज से कि मैं आपको उपदेश दूं, लेकिन मैं इंस्पायर इसलिए करना चाहता हूं, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं, खास तौर से उन लोगों को जो मुझसे छोटे हैं, कि प्रेरणा स्वरूप ये देखें कि आज जो तंगुरा आप देख रहे हैं, जस्टिस फरजंद अली इतने फैसले कर दिए, ये कहते वो कहते वगैरह वगैरह, इसी चित्तौड़गढ़ शहर के अंदरूनी हिस्से में 50 फीट तक 8 फीट चौड़ी गली है, वहां मैं पैदा हुआ, वहीं मेरी था। जब तक मेरी बहुत अच्छी वकालत नहीं हो गई 10 साल करे, आप में से जो युवा है मैं उनको प्रेरित करने के लिए कह रहा हूं, आप अच्छा प्रयास करें। आप में कहते हैं ना, भोजन कराते हैं तो परोसकारी करते हैं, तो परोसकारी करते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि यजमान को क्या चाहिए। यजमान को ठूसा नहीं जाता है। रोटी चाहिए तो आप लड्डू मत परोसो, इस इशारे को समझ लो। परोसकारी की तरह वकालत को करो, जरूर सफल होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कौन कहता है कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कोशिश करो, सब कुछ हो सकता है।
उतना नहीं तो उससे कम लेकिन मिलेगा जरूर। मैं आज अधिक और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, हमारे मेहमान बीच में हैं। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं जस्टिस मनोज गर्ग साहब को और जस्टिस मुन्नूरी लक्ष्मण साहब को सुनूं। बहुत धन्यवाद, आभार। इस अवसर पर न्यायाधिपति मुन्नूरी लक्ष्मण ने भी नई टीम को बधाई देते हुए कहा कि अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एवं अन्य द्वारा शपथ ग्रहण के पहले दिन ही कई मांगे रख दी गई। ऐसा करने पर न्यायाधिपति भी आने से कतराएंगे, इसलिए पहले कम से कम मांगे की जानी चाहिए। New team. I don't think this is the first day of the new team. The first day must start with satisfaction, not with the dissatisfaction. You make the demands on first day. Your tenure always will be the demand tenure. You must satisfy yourself with the existing infrastructure, first of all. You must try to utilize the maximum extent of existing infrastructure. How best you can utilize. No doubt, when you compare, see, you get a satisfaction when you compare with others. If you are better, you are more satisfied. Try to compare with your other people who are enjoying less infrastructure. Then your satisfaction will be more. Suppose if you try to compare with somebody else at the higher side, then dissatisfaction. The same way, suppose if you compare with the rich, your life is miserable. You compare with your poor, you are better placed. You will be happy. This is the normal human conduct of any. शपथ ग्रहण समारोह को न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने भी संबोधित करते हुए कहा कि इससे पहले भी वह 5 बार इस समारोह में शामिल हो चुके हैं और उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर बार एवं बेंच के बीच हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। जो ओथ सेरेमनी कार्यक्रम है, मैं कंटिन्यू 5 बार यहाँ पर अटेंड किया और ऐसा भव्य कार्यक्रम पूरे राजस्थान भर में नहीं होता जो यहाँ पर होता। और ये टीम जो इलेक्ट होती है, ये अभी इतनी बड़ी बार के बाद निर्विरोध निर्वाचित होना एक बड़ी बात है सबसे। और इस बार की खासियत, बार और बेंच का रिलेशन, इतना कोऑर्डिनेशन है। कभी मैंने ये नहीं सुना कि चित्तौड़गढ़ बार में कोई झगड़ा हुआ या कभी कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कोई हुआ बात, कभी नहीं सुनी। इतनी बार और बेंच में इतना बढ़िया सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।